नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हम लोग जो है सेमेस्टर 5 का सेकंड प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले जो है हमने एक प्रश्न आपको बता दिया है। आपने अगर नहीं देखा है अभी तक तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या है कि शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें, है ना। आपको इसमें बताना है कि शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से था और उन्होंने जो है किस प्रकार से प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधार किया था, है ना। पहले हम इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का जो वास्तविक नाम था वो था फरीद खां। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1472 ईस्वी में सासाराम में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। इसी प्रकार से जो है शेरशाह सूरी के जो पिता का नाम था वो था हसन शाह सूरी। शेरशाह सूरी का शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक माना जाता है। इनका शासनकाल बहुत कम अवधि के लिए रहा था, लेकिन यह माना जाता है कि इतना कम अवधि में इन्होंने बहुत अधिक प्रशासनिक क्षेत्रों में सुधार किया था। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या सुधार किया था प्रशासनिक क्षेत्रों में। उसके बाद जो है शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था, तो इन्होंने जो है केंद्रीय प्रशासन में सुधार किया था। इन्होंने सैनिक व्यवस्था में सुधार किया, फिर न्याय व्यवस्था में सुधार, फिर इसका पुलिस व्यवस्था में सुधार किया इन्होंने। फिर इसी प्रकार से पांचवा है कि गुप्तचर व्यवस्था में सुधार, और छठा है भू राजस्व व्यवस्था में सुधार, और सातवां है मुद्रा व्यवस्था में सुधार। तो शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल के दौरान इन सभी क्षेत्रों में सुधार किया। तो चलिए हम लोग बिल्कुल इन सभी सुधारों का जो है आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिता हसन शाह सूरी बिहार के जागीरदार थे, जो अफगान शासक के दरबार में कार्य कर रहे थे। इनके पिता की मृत्यु के बाद वहां पर जो है शेरशाह सूरी कार्य करने लगते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम फरीद खान था। इनके पिताजी हसन शाह सूरी थे, जो बिहार में एक जागीरदार थे। यह जो है अफगान शासक के दरबार में कार्य करते थे। जब शेरशाह सूरी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उस दरबार में जो है शेरशाह सूरी कार्य करने लगता है। इन्होंने अपनी योग्यता और कुशलता को दिखाया। यह माना जाता है कि बाहर खान लोहानी ने फरीद खान को शेर खां की उपाधि दी थी, क्योंकि उसने अकेले एक बाघ को मार डाला था। इनके साहस और वीरता के लिए बाहर खान द्वारा उन्हें शेर खां की उपाधि दी गई थी। साथियों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर जो फरीद खान था, जिसे बाद में शेरशाह की उपाधि मिली थी, उन्हें शेरशाह की उपाधि इसलिए मिली थी क्योंकि यह माना जाता है कि ये बाहर खान के जो है दरबार में कार्य कर रहे थे। उसी दौरान जो है इन्होंने एक बाघ को मार डाला था बिना किसी हथियार का, है ना। उसी दिन से जो है वहाँ के जो शासक थे बाहर खान लोहानी, उन्होंने जो है फरीद खान को शेरशाह की उपाधि दे दी। इसी कारण से जो है इसका नाम पड़ गया शेरशाह सूरी। आगे चलकर जो है शेरशाह सूरी सूरवंश को स्थापित किया। इनका शासनकाल 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद है कि शेरशाह सूरी का शासनकाल बहुत कम अवधि के लिए रहा, फिर भी इन्होंने इतना कम समय में काफ़ी प्रशासनिक सुधार किया था, है ना। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा था बहुत कम अवधि के लिए रहा था, मात्र 1540 से 45 यानी 5 वर्षों के लिए। फिर भी इतना कम समय में इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किया, है ना। तो हम जो है पहले हेडिंग बनाएंगे शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधार। उसके बाद जो है फर्स्ट हेडिंग होगा केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए शेरशाह सूरी ने दिल्ली के सुल्तानों की तरह 4 मंत्रियों की एक मंत्री परिषद का गठन किया। इन सभी लोगों को अलग अलग विभाग का मंत्री बनाया गया था, जो उस कार्य को करता था। जैसे कि यानी कि जिस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन चलाने की जो तरीका होता था मुगल बादशाह का, उसी तरह से इन्होंने भी सोचा कि अगर हम उस व्यवस्था के आधार पर अपना प्रशासन को चलाएंगे तो अधिक विस्तार हो पाएगा। तो इन्होंने जो है उस व्यवस्था के अंतर्गत अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक मंत्री परिषद की गठन करी, और इस मंत्री परिषद को जो गठन किया गया वो 4 भागों में था, है ना। तो इन 4 भागों को हम लोग देखते हैं। पहला था दीवाने वजारत। यह वित्त विभाग था, है ना, जिसके प्रधान को वजीर कहा जाता था। यह प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री के पद पर कार्य करता था। इसका कार्य आय तथा व्यय को प्रबंध करने का जिम्मा दिया गया था। दीवाने वजारत जो था यह वित्त से संबंधित था। दूसरा जो इसका था वो था दीवाने अरीज। दीवाने अरीज किया था तो यह सैनिक विभाग था, ठीक है। इसके प्रमुख को अरीज कहा जाता था। इसका कार्य क्या होता था?
तो सैनिकों की भर्ती कराना, इसके अलावा उनको हथियारों का प्रबंध कराना, इसके अलावा जो है सैनिकों को देख रेख करने की जिम्मेदारी होती थी। दीवान अरीज जो होता था वह सैन्य विभाग था, है ना, और जो इसके प्रमुख होते थे उनको अरीज कहा जाता था। इनका कार्य होता था कि जो सैनिक आते थे उनकी भर्ती कराना होता था उनकी योग्यता को देखकर, और सैनिकों के लिए हथियार की आवश्यकता पड़ती थी तो उन हथियारों का जो है प्रबंध कराता था, उपलब्ध कराता था दीवान अरीज। तीसरा जो है वो है दीवान इंसा। यह एक सचिवालय की तरह होता था, ठीक है, जो सुल्तान की घोषणाओं एवं आदेशों को जारी करता था। सभी राजकीय अभिलेख इसी कार्यालय में सुरक्षित रखे जाते थे। दीवान इंसा जो था वह एक सचिवालय की तरह होता था। सुल्तान के जो घोषणा या आदेश होता था उसको यहाँ पर जारी किया जाता था, साथ ही साथ उसको जो है लिखा जाता था, और लिख करके जो है जो महत्वपूर्ण इनकी घोषणाएं होती थी या आदेश होती थी उनको लिख कर और उस अभिलेख में उस कार्यालय में सुरक्षित रख दिया जाता था। चौथा विभाग जो था वो था दीवान रसालत। इसके प्रधान को सदर कहा जाता था। इस विभाग का कार्य जो है धार्मिक मामले एवं विदेशी मामलों का देख रेख करना होता था। दीवान रसालत के जो प्रधान होते थे उनको सदर कहा जाता था। इस विभाग का कार्य क्या होता था, तो धार्मिक मामले को देखता था ताकि धार्मिक रूप से जो यहाँ पर समस्याएं हो रही है उन समस्याओं को समाधान किया जा सके। साथ ही साथ जो विदेशी मामले होते थे उनका भी नियंत्रण इन्हीं के हाथों में होता था, देख रेख करने की। तो ये 4 विभाग हो गया था। उसके बाद दूसरा जो इन्होंने सुधार किया था वो था सैनिक व्यवस्था में सुधार। शेरशाह सूरी के राज्य की शांति तथा सुरक्षा का आधार सेना ही था, ठीक है। इसने अपने विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सैनिक संगठनों में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। शेरशाह सूरी जो था उनका जो शांति या सुरक्षा का आधार माना जाता है वो सेना माना जाता है। इनके पास एक विशाल सेना था जिसके कारण अपने साम्राज्य में ये जो है सुरक्षित रखते थे। इन्होंने प्राचीन सैन्य व्यवस्था को छोड़कर एक नई व्यवस्था को लागू किया और ये सभी सैनिकों को भूमि के स्थान पर वेतन देने की प्रथा को चलाया। पहले जो प्रथा था सैनिकों में अन्य साम्राज्यों में, उसमें यह था कि अगर कोई सैनिक वहां पर कार्य कर रहा होता था तो उनको कुछ जागीर दे देता था, भूमि, तो उनसे जो टैक्स प्राप्त होते थे उन्हीं टैक्स से वह अपना गुजर बसर चलाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, तो इन्होंने भूमि को देना छोड़कर उनको जो है नगद वेतन देना प्रारंभ कर दिया। इससे काफ़ी इनको लाभ भी हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका कि इन्होंने अपनी अस्थायी सैनिकों का बंदोबस्त किया, ठीक है। सेना के 4 भाग थे जिसमें घुड़सवार सैनिकों की संख्या लगभग 25,000 थी। 5,000 जो है हाथी सैनिक था और पैदल सैनिकों की संख्या लगभग 1 लाख से अधिक थी तथा 50,000 बंदूकचियों के साथ तोपखाना भी शामिल था। इनके पास जो है बहुत बड़ा सैन्य व्यवस्था था, है ना, बहुत बड़ा, जिसके कारण अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखता था और जिस राज्य पर आक्रमण करता था उन्हें आसानी से जीत लेता था। इतनी बड़ी सेना इसके पास थी। माना जाता है कि घुड़सवार सैनिकों की बात करें तो लगभग 25,000 इनके पास घुड़सवारी सेना था। 5,000 हाथी सैनिक था। हाथी सैनिक को थोड़ा कम रखा गया था। इसका कारण यह था कि कभी अगर बारिश होता था या कभी बाढ़ में जाना पड़ता था तो ऐसे स्थिति में हाथी नहीं जा पाता था। हाथी काफ़ी भारी होता है ना, तो भारी होने के कारण वह आसानी से नदी में डूब जाता था। तो ऐसे स्थिति में हाथी सैनिकों को बहुत कम रखता था। अधिक रखता था घोड़ा सैनिक और पैदल सैनिक जो है बहुत अधिक होती थी, जिसकी संख्या लगभग 1 लाख से ज़्यादा मानी जाती है। और इसके पास जो है तोपखाने भी थी, है ना। इन्होंने सैनिकों को मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग भी देता था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने घोड़े पर स्याही दागने की प्रथा को भी चलाया था ताकि युद्ध के समय खराब नस्ल के घोड़े को बदला ना जा सके। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि यह इसलिए इतना सफल हो पा रहे थे क्योंकि इन्होंने सैनिक व्यवस्था को पूरी तरह से सुधार दिया। काफ़ी इन्होंने बदलाव किया सैनिक व्यवस्था में। सैनिकों को जो है ये ट्रेनिंग देता था। इसके अलावा क्या करता था, तो इन्होंने जो घोड़ा होता था ना, तो घोड़े पर शाही दाग देता था। इनका जो मोहर एक प्रकार से होता है, मोहर लगा देता था। उससे क्या होता था कि जब युद्ध होता था उस समय इस घोड़ा को बदल कर और इसके स्थान पर कमजोर घोड़ा को ना दे दे, मतलब खराब नस्ल के घोड़ा को ना दे दे। अगर खराब नस्ल के घोड़ा को दे देगा युद्ध के समय तो वैसे ही तो यह जो है युद्ध हार जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने शाही दागने की प्रथा को चलाया था ताकि युद्ध के समय खराब नस्ल के घोड़े फेरबदल ना कर सके। तीसरा जो इसका सुधार था वो था न्याय व्यवस्था में सुधार। न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किया था, तो शेरशाह की न्याय व्यवस्था काफी कठोर मानी जाती है ना। शेरशाह सूरी जब न्याय करता था तो उस समय अपने और पराये को ध्यान में नहीं रखता था, बल्कि जो अपराधी होता था, जो अपराध करता था, उन्हें कठोर दंड दिया जाता था, चाहे इसमें कोई भी हो,
क्यों न इनका अपना ही पुत्र हो, लेकिन वह ये नहीं देखता था, बल्कि जो अपराध किया है उनको दंड मिलनी चाहिए, इनका ये सिद्धांत था। इनकी न्यायिक व्यवस्था जो है कठोर होने के कारण ही इसके दरबार में चोरी या लूटपाट का डर नहीं था, जो बहुत बड़ी बात है ना। उस समय जो है चोरी या लूटपाट बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खतरा जो है लूटपाट में होता था। लेकिन इनकी न्यायिक व्यवस्था इतना ज़्यादा कठोर था, इतना ज़्यादा कठोर था कि कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता था इसके दरबार में, कुछ भी, ना ही किसी को लूटपाट करता था डर से। चाहे तो कोई भी महिला सोना लेकर अकेले 12 बजे रात में भी जा सकती थी, उन्हें लूटपाट का डर नहीं होता था। इतना ज़्यादा उस सेफ्टी था उस समय, है ना। अभी के समय में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर 12 बजे के रात जाते हो, खतरा की संभावना होती है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था बनाई थी कि चाहे अगर एक महिला अकेले सोना लेकर अगर जा रही हो, है ना, 12 बजे रात, फिर भी उनके साथ लूटपाट नहीं होता था, ना ही उनका कोई डर था, जो बहुत बड़ी बात थी उस समय। इन सभी व्यवस्थाओं से यह पता चलता है कि इनकी न्यायिक व्यवस्था काफ़ी कठोर था, है ना। इनकी न्यायिक व्यवस्था काफ़ी कठोर था, जिसके कारण ही जो है लोग चोरी से डरते थे, लूटपाट से डरते थे। उसके बाद हम लोग इसका देखते हैं पुलिस व्यवस्था में इन्होंने क्या सुधार किया था। चौथा पॉइंट है, शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में शांति बनाए रखने के लिए कोई अलग से पुलिस व्यवस्था की प्रबंध नहीं किया था। समझ रहे हो आप, शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति को बनाए रखने के लिए अलग से कोई पुलिस विभाग को नहीं बनाया था। तो आपका सवाल होगा, जब पुलिस विभाग को नहीं बनाया था तो इसके साम्राज्य में शांति कैसे था, है ना। तो यह जिम्मेदारी जो है इक्तेदार को ही दिया गया था, जो साम्राज्य में देखरेख करते थे और उन्हें शांति बनाए रखना पड़ता था। यानी कि इसमें यही कहा गया है कि जो जिम्मेदार होता था या इक्तेदार, उनको ये जिम्मेदारी दे दिया गया था कि साम्राज्य में आप ही देख रेख करो, यहाँ पर किसी भी प्रकार की लूटपाट नहीं होना चाहिए और हमेशा शांति रहना चाहिए। इसमें एक बात और कहा गया है कि अगर गांव में चोरी होती थी तो चोर और डाकुओं पर मुकदमा किया जाता था, है ना। बहुत कठोर मुकदमा था और इस प्रकार से कठोर दंड दिया जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति चोरी करने की साहस ना दिखा सके। यदि चोर और डाकुओं का पता नहीं चलता था तो जिसको देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी उन्हें इसका भरपाई करनी पड़ती थी। अगर वह इसका भरपाई नहीं करता था तो उन्हें भी सजा दी जाती थी। भैया बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर इन्होंने कोई पुलिस विभाग का जो है स्थापना नहीं किया था, ना ही स्थापित किया था, फिर भी इनके साम्राज्य में लूटपाट का बिल्कुल डर नहीं था। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इनकी जो न्यायिक व्यवस्था था काफ़ी कठोर था। और यदि कोई गाँव में चोरी करता था, अगर वहाँ पर गाँव में डाकू का पता नहीं चल पाता था, तो ऐसी स्थिति में जिसको देख रेख की जिम्मेदारी दी गई थी इक्तेदारों को, जमींदारों को, उनको कहता था कि जो नुकसान हुआ है इस गांव में पूरा भरपाई आप करोगे। अगर आप इसका भरपाई नहीं करते हो तो आपको जो है दंडित किया जाएगा। उसके बाद पांचवा जो इसका था वो था गुप्तचर व्यवस्था, है ना। तो इन्होंने गुप्तचर व्यवस्था में क्या सुधार किया था ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा सकती है वो है गुप्तचर व्यवस्था, है ना। गुप्तचर व्यवस्था को रखा गया था ताकि पुलिस विभाग के कार्य को देखने तथा अपने अधिकारियों के मनमानी ढंग से कार्य को करने से रोकने के लिए किया गया था। गुप्तचर व्यवस्था यानी कि खुफिया एजेंसी, है ना। तो वो क्या देखता था कि अगर कहीं पर बाजार लग रहा है तो वहाँ देखता था कि किसी के साथ कम सामान तो नहीं दे रहा है। यह भी देखा जाता था कि बाजारों में जो है जो नियम लगाया गया है बादशाह द्वारा, जो नियम लगाया गया है शासक द्वारा, उस नियम का पालन व्यापारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो गुप्तचर व्यवस्था था यह भी ध्यान रखता था कि जो पुलिस विभाग है, जो इनके अधिकारी हैं, वह बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह मनमानी ढंग से तो कार्य नहीं कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को जो है गुप्तचर व्यवस्था देखता था, यानी खुफिया एजेंसी। शेरशाह सूरी ने जो है गुप्तचर व्यवस्था के पद पर उस व्यक्ति को रखा था जो इनके सबसे करीबी थे या जिन पर सबसे अधिक विश्वास रखते थे। इन्होंने सभी क्षेत्र में गुप्तचर व्यवस्था को रखा था, जिससे युद्ध की सूचना प्राप्त होता था, जिससे जब तक दूसरे पक्ष के लोग इन पर युद्ध करे उससे पहले उन पर हमला कर दिया जाता था, जिससे उनके साम्राज्य सुरक्षित बच जाते थे, जो बहुत बड़ी बात है। कभी भी जो होता है ना खुफिया एजेंसी, गुप्तचर व्यवस्था युद्ध में बहुत बड़ा योगदान निभा सकता है। मान लो कोई दो देशों के बीच युद्ध होने वाली है, ऐसी स्थिति में अगर खुफिया एजेंसी को पहले पता चल जाता है कि हम पर अटैक करने वाला है, उससे पहले वह सावधान हो जाता है और अपने सैनिकों को भी तैयार रहता है।
तो ऐसे स्थिति में जो है उनका मुकाबला करना आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी जो खुफिया एजेंसी होती है अगर सही समय पर हमें सूचनाएं नहीं दे पाती है तो ऐसे स्थिति में देश के लिए खतरा जरूर होता है, बहुत बड़ी खतरा होती है। तो एक गुप्तचर व्यवस्था सफल होने में बेहतर जो है खुफिया एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनको होना चाहिए। इसके अलावा बाजारों में वस्तु के मूल्यों की सूचना मिलती थी कि जो वस्तुओं का मूल्य है उससे अधिक मूल्य तो नहीं लिया जा रहा है, या कम वजन से वस्तु तो नहीं दे रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया कि बाजारों पर भी नियंत्रण था इसका, कि कम बटखारे द्वारा जो है वजन करके कोई भी वस्तु को नहीं दे रहा है, जो कीमत है उससे अधिक तो कहीं वेतन नहीं लिया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ों पर ये ध्यान रखते थे गुप्तचर व्यवस्था यानी कि खुफिया एजेंसी। उसके बाद हम लोगों को जो है छठा पॉइंट बनाना है भू राजस्व व्यवस्था में सुधार। शेरशाह सूरी की अर्थव्यवस्था भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित था, जिसे लगान या मलगुजारी कहते थे। शेरशाह सूरी ने अपने पिता के साथ ही जागीर के कार्य को संभालता था, यानी कि जो शेरशाह सूरी थे उनका अर्थव्यवस्था जो है राजस्व पर आधारित था। जो उन क्षेत्रों से कर मिलता था, टैक्स मिलता था, उन्हीं पर इनका साम्राज्य टिका हुआ था, उन्हीं से जो है इनका शासन व्यवस्था चलता था। और यह जो है व्यवस्था जो था भू राजस्व व्यवस्था इनकी बहुत ही बेहतर थी। और ये कहाँ से सीखा था, तो ये अपने पिताजी के साथ ही सीखा था इन्होंने, जिसके कारण इन्हें भू राजस्व प्रणाली के बारे में भली भांति से जानता था कि किस प्रकार से भू राजस्व प्रणाली यानी टैक्स लेने के क्या सही तरीके हो सकते हैं जिससे हमारा साम्राज्य भी चले और जनता के प्रति आक्रोश ना हो। कई बार ऐसा साम्राज्य में होता है कि आप भले सोच रहे हो कि हम बहुत बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन जो जनता है वहाँ के आम जनता आपके प्रति बहुत अधिक जो है क्रूरता की भावना भर दी है कि इतना ज्यादा लोगों को दबा कर पैसा ले रहा है, इतना ज्यादा कर ले रहा है, इतना ज्यादा अत्याचार कर रहा है। तो जब वह गुस्सा फूटता है तो वह जो शासन व्यवस्था राजा का होता है तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो है इन्होंने ऐसी भू राजस्व प्रणाली को लागू किया जिससे आम जनता को भी उससे लाभ हो सके। इनके दरबार में टोडरमल रहता था जो भूमि कर संबंधी कई सुधार किया था, इसीलिए उसकी भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है ना। तो भू राजस्व व्यवस्था के लिए इन्होंने अपने दरबार में किसको रखा था, तो रखा था टोडरमल, है ना। टोडरमल को रखा था जिन्होंने भू राजस्व के क्षेत्रों में बहुत अधिक सुधार किया था। इसके जो सुधार है उसको कहा जाता है टोडरमल का बंदोबस्त। इन्होंने टैक्स लेने के लिए जाप्ती व्यवस्था लागू किया था, जिसके अंतर्गत जमीन को अमीन से मपवा कर जितना जमीन होता था उस अनुसार से टैक्स लिया जाता था, है ना। बहुत बड़ी बात थी ये कि उस समय जो है जितना जमीन होता था उसके अनुसार ही टैक्स लिया जाता था, यानी कि इसने जो है जाप्ती व्यवस्था को लागू किया था। जाप्ती व्यवस्था क्या था, तो अमीनों द्वारा जो है जमीन को मपवा लिया जाता था और जितना जमीन होता था उसके आधार पर फिर वहां से टैक्स लिया जाता था। दूसरा इसका जो व्यवस्था था वो था पट्टा व्यवस्था। पट्टा व्यवस्था क्या था, तो पट्टा व्यवस्था में कृषि के उपज के अनुसार टैक्स लिया जाता था। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि इनका जो भू राजस्व व्यवस्था था बहुत बेहतर व्यवस्था था। पहली बात इन्होंने कहा था टैक्स उस प्रकार से लिया जाएगा जिस प्रकार से आपकी जमीन है। अगर जमीन कम है तो टैक्स कम, अधिक है तो टैक्स अधिक। इससे होता यह था कि जो किसान होते थे वह जो है शासक से काफी संतुष्ट होते थे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कृषि के उपज के अनुसार जो है आप लोगों से टैक्स लिया जाएगा, है ना। इसका जो तीसरा व्यवस्था था उसका था कबूलियत व्यवस्था, जिसके अंतर्गत किसान की इच्छा या मंजूरी से कर लिया जाता था, जो बहुत बड़ी बात थी, है ना। तो इसके जितने भी व्यवस्थाएं थी भू राजस्व नीति में सभी बेहतर थी, है ना। क्योंकि तीसरा व्यवस्था जो था वो था कबूलियत व्यवस्था। मान लो कोई किसान है, उसको यह कबूल करवा लिया जाता था कि मान लो ये भूमि है, इसमें आप कितना टैक्स दे पाएंगे हमको, है ना। तो किसानों की इच्छा के अनुसार ही लिया जाता था, है ना। तो ऐसे में होता क्या था, तो उनके मंजूरी से लिया जाता था, तो बाद में किसान उस पर भड़कते नहीं थे। तो ऐसे स्थिति में इन्होंने जो भू राजस्व नीति अपनाई थी वह काफी सफल रही। सातवां जो है सुधार वो है मुद्रा व्यवस्था में सुधार। शेरशाह सूरी ने मुद्रा व्यवस्था के सुधार में भी विशेष ध्यान दिया था, है ना। तो इन्होंने मुद्रा व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार किया था, तो उसने पुराने सिक्के को हटा दिया, जो पहले पुराना सिक्का था ना उनको हटा दिया, और क्या किया कि सोना, चांदी तथा तांबे की सिक्का को जारी किया, यानी सोना, चांदी और तांबे की सिक्का को ढलवाया। सोने के सिक्के को जो है मोहर, चांदी के सिक्के को रुपया तथा तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। ये जो शासक थे मुख्य रूप से बिहार से थे, है ना, इसीलिए जो है बिहार में दाम काफी प्रसिद्ध है। किसी भी चीज का दाम पूछा जाता है ना, अभी भी आप सुनते होंगे।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो 3 प्रकार के सिक्के बनाए गए थे उनमें से एक थे सोना, दूसरा था चांदी, तीसरा था तांबे। सोना का जो सिक्का होता था है ना, उसको क्या कहा जाता था, उसको मोहर कहा जाता था, जो सबसे कीमती था। दूसरा प्रकार का जो सिक्का इन्होंने बनवाया था वो था चांदी का सिक्का, इनको जो है रुपया कहा जाता था, तो मोहर से थोड़ा ये कम कीमत होता था। और तीसरा जो था वो था तांबे, जो सबसे निम्न वर्ग के लोग प्रयोग करते थे, जिसे दाम कहा जाता था, इसीलिए बिहार में दाम आज भी काफी प्रसिद्ध है। अब जानते हैं कि इसका कीमत क्या था, जो कि 64 दाम बराबर 1 रुपया होता था। तीसरी प्रकार का सिक्का तांबा का प्रचलन बहुत अधिक था, जिसका प्रयोग गरीब वर्ग करते थे। जैसे कि हमने आपको बताया है ना कि जो दाम होता था वो 64 दाम बराबर 1 रुपया होता था, किसका, चांदी का। और जो तीसरा प्रकार का सिक्का है दाम यानी कि तांबा का सिक्का, इसका बहुत अधिक प्रचलन था, इसका प्रयोग सभी लोग करते थे, खासतौर पर जो गरीब वर्ग होते थे, शिल्पकार, किसान, दास, है ना, तो इसका प्रयोग करते थे। यह जो है सबसे अधिक बिहार में प्रसिद्ध था। दाम जो है बिहार में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। सोना के सिक्के का प्रयोग अमीर लोग करते थे, चांदी के सिक्के का प्रयोग मध्य वर्ग के लोग करते थे तथा तांबे के सिक्के का प्रयोग गरीब वर्ग के लोग करते थे। तो जैसे हमने आपको बताया है कि जो चांदी के सिक्के होते थे उसका प्रयोग मध्य वर्ग के लोग करते थे, सोना का जो सिक्का होता था उनका प्रयोग अमीर लोग करते थे, और जो तांबा का सिक्का होता था उनका प्रयोग गरीब वर्ग के लोग करते थे। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार के सिक्के का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप लोगों में से अधिकतर लोगों का ये कमेंट था कि आपने कहा था कि 7 नवंबर से जो है वीडियो प्रत्येक दिन आएगा, लेकिन आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो साथियों, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है जिसके कारण वीडियो नहीं आ पाता है। कई दफ़ा लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, आप बहुत खुश होते हो, तो उस समय कुछ ऐसी समस्याएं जाती है जिसके कारण जो है आपके काम में बाधा तो डालती है और आपको कहीं ना कहीं कार्य करने की जो आपकी इच्छा होती है, आपकी जो हौसला होती है, उनको भी तोड़ देता है। तो ऐसी कुछ समस्याएं हो गई थी और आप लोगों ने जो है हम पे भरोसा किया है, तो मैं आपके भरोसा को कभी टूटने नहीं दूंगा। आप लोगों का जो है कोर्स बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, है ना। तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि अभी 12 रात बज रहे हैं साथियों। दिन भर मेरा पढ़ाई चलता है और रात आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो काफ़ी संघर्ष का समय है, तो ऐसी स्थिति में अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि जो है उनको लाभ मिल सके इस वीडियो का। और मेरा कल से यही कोशिश रहेगा कि प्रत्येक दिन कम से कम आप लोगों को एक वीडियो दे दूं, है ना। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।